गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, बेसिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक और नई वीडियो में जो आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 10 का जो आपका सोशल साइंस का आपका यह मॉडल सिंपल क्वेश्चन पेपर है और ये आपका सेट नंबर 3 है। जो इससे पहले आप लोग नहीं देखें हैं तो 2 सेट सोशल साइंस का आपका सेट 1 और सेट 2 अपलोड कर दिए हैं इस चैनल पर, और ये आपका तीसरा सेट है जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ऑलरेडी पहले से 10 मॉडल सिंपल क्वेश्चन पेपर आप लोगों का चैनल पर अपलोड है। आप प्ले लिस्ट में जा करके विजिट करेंगे तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जितना क्वेश्चन हम करा रहे हैं मॉडल सिंपल क्वेश्चन के रूप में, तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है और इससे बाहर कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में नहीं जाने वाला है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं चैप्टर वाइज मैराथन क्लास या जो भी है, सभी इंपॉर्टेंस है। सभी वीडियो को आप वॉच करते हैं तो आपका 450 से प्लस नंबर आएगा। आप विश्वास कीजिए, ये आपका एग्ज़ाम के दिन आपको पता चलेगा 20 मार्च को, क्योंकि सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से केवल सुनेंगे तो सभी क्वेश्चन का आंसर आपको याद हो जाएगा। बस कुछ करना नहीं, 2-4 बार आपको देख लेना है और सुनते रहना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा। सारा चीज़ हम करा देंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और सभी सब्जेक्ट्स का वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे एग्ज़ाम को जैसे जैसे का प्रोग्राम है। इसलिए आप लोग चैनल पर बने रहेंगे और इसका बेनिफिट आप लेंगे। चलिए, यह वीडियो आपका तीसरा सेट है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सोशल साइंस का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये आपका आप सभी जानते हैं कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी आपका जो होता है, फर्स्ट सेक्शन में आपका 10 नंबर, सेक्शन बी में आपका 15 नंबर, फिर सेक्शन सी आपका 15 नंबर। इस तरह से ये सभी आप फर्स्ट वीडियो में ही आपको ये सब आप लोगों को बता दिए हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आपका सेक्शन ए का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें से 7 क्वेश्चन में से आपको 1 से 7 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? तो इसका जो उत्तर होगा आपका, सही उत्तर आपका राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान है। यह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता जब स्वयं को एक समान संस्कृति, इतिहास, धार्मिक मान्यताओं आदि से जुड़ी हुई महसूस करती है तो उसे राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, या राष्ट्रवाद से क्या अभिप्राय है, राष्ट्रवाद किससे कहते हैं, राष्ट्रवाद क्या है? तो सभी का परिभाषा आपका है, राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान है। यह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता जब स्वयं को एक समान संस्कृति, इतिहास, धार्मिक मान्यताओं आदि से जुड़ी हुई महसूस करती है तो उसे राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। चलिए अब दूसरा प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, वियना कांग्रेस कब और किसके द्वारा आयोजित की गई थी? वियना कांग्रेस कब और किसके द्वारा आयोजित की गई थी? इसका उत्तर हो जाए आपका, वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक द्वारा आयोजित की गई थी। वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में जो है आपका ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक के द्वारा आयोजित की गई थी। ड्यूक मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया के। और कब वो वियना कांग्रेस आयोजित किया गया था? 1815। तो इसका आंसर हो जाएगा, वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक द्वारा आयोजित की गई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 3। काली मिट्टियों की 2 विशेषताएँ लिखिए। काली मिट्टियों की 2 विशेषताएँ लिखिए। तो काली मिट्टी जो है उसका 2 विशेषता है। काली मिट्टी की 2 विशेषताएँ निम्नलिखित है। पहला 1 नंबर में आपका है, इस मिट्टी में नमी सोखने की क्षमता अधिक होती है। दूसरा विशेषता है, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास, मैग्नीशियम कार्बोनेट और चूना इसके मुख्य पोषक तत्व है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका जो 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट आप लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या है, इस मिट्टी में नमी सोखने की क्षमता अधिक होती है। दूसरा पॉइंट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास, मैग्नीशियम कार्बोनेट और चूना इसके मुख्य पोषक तत्व है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, सत्ता के साझेदारी से आपका क्या तात्पर्य है? सत्ता के साझेदारी से आपका क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर जो हो जाएगा आपका, जब देश की सत्ता में देश के अंदर रहने वाले सभी वर्गों को हिस्सेदार बनाया जाता है तो इस व्यवस्था को सत्ता का साझेदारी कहा जाता है। एक बार इसको फिर रिपीट कर रहे हैं, सभी प्रश्न क्या है, महत्वपूर्ण है। जब देश की सत्ता में देश के अंदर रहने वाले सभी वर्गों की हिस्सेदारी बनाया जाता है तो इस व्यवस्था को सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 आपका है आपका एफ्रो अमेरिकी का तात्पर्य क्या है? एफ्रो अमेरिकी से आप क्या समझते हैं?
एफ्रो अमेरिकी को परिभाषित कीजिए। एफ्रो अमेरिकी क्या है उसका परिभाषा हम बता रहे हैं। एफ्रो अमेरिकी अश्वेत अमेरिकी या अश्वेत शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। ये आपका क्या है, एफ्रो अमेरिकी। एफ्रो अमेरिकी क्या है, एफ्रो अमेरिकी अश्वेत अमेरिकी या अश्वेत शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया है, उसे क्या कहते हैं, एफ्रो अमेरिकी। उसे हुआ क्या है, एफ्रो अमेरिकी। तो आप ध्यान से प्रश्न को सुनेंगे, उत्तर को ध्यान से सुनेंगे और सुनते रहेंगे, बार बार वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको सभी प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, आपको हम याद करा देंगे। इसलिए आप लोग को बस वीडियो में बने रहना है, शुरू से अंत तक आपको देखना है और बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। आधा घंटे में आपको पूरा 40 नंबर का क्वेश्चन हम आपको कर दे रहे हैं, इसलिए आप लोग 4 बार 5 बार सुनिए और आपको 5 से 10 सेट आपको कराएंगे। इससे बाहर क्वेश्चन जाने वाला नहीं, आपको याद हो जाएगा। आप वहाँ पे जाकर के आप सभी क्वेश्चन को आप लिख देंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, वर्तमान में भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, इसका उत्तर जो आपका होगा, वर्तमान में भारत के लोगों द्वारा मुख्यतः गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल आदि स्वयं असमाप्य ऊर्जा स्रोत है, जैसे सोलर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का उपयोग भी किया जा रहा है। ये आपका क्या है, वर्तमान में जो भारत के लोगों द्वारा जो ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा कब, वर्तमान में भारत के लोगों द्वारा मुख्यतः गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में क्या क्या आएगा, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल आदि स्वयं असमाप्य ऊर्जा स्रोत जैसे सोलर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का उपयोग भी किया जा रहा है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन रहता है जो आपको 5 लिखना है। चलिए लेकिन अभी हम सभी का आंसर करा रहे हैं। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, ऐसी गतिविधियाँ जहाँ प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं को प्रयोग में लाया जाता है उन्हें हम प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियाँ कहते हैं। फिर एक बार हम रिपीट करें, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, ऐसी गतिविधियाँ जहाँ प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं को प्रयोग में लाया जाता है उन्हें हम प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियाँ कहते हैं। तो इस तरह से आपका सेक्शन ए का जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न था, जो आपको वेरी शॉर्ट आंसर होता है, जो आपको 7 क्वेश्चन रहता है 1 से 7 तक। सभी प्रश्न के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 मार्क दिया जाता है और आपको 5 प्रश्न का ही उत्तर करना है। इसलिए आपको इस आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न से आपको 10 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। अब जो सेकंड सीरीज जो है सेकंड जो आपका सेक्शन है, सेक्शन बी में क्या रहता है, लघु उत्तरीय प्रश्न, जो प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 3 नंबर का होता है, आपको 5 प्रश्न करना होता है। इसमें भी 7 प्रश्न रहता है लेकिन कोई 5 आपको कहीं उत्तर करना होता है। चलिए अब देखते हैं। अब आपका सेक्शन बी में जो फर्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर देना है। लेकिन यहाँ पर भी आपका 8 से लेकर के 14 तक का 7 क्वेश्चन रहेगा और 7 में से आपको 5 का ही जवाब देना होता है। चलिए तो आपका 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रेंडर पेस्ट से आपका क्या तात्पर्य, रेंडर पेस्ट से आपका क्या तात्पर्य, रेंडर पेस्ट क्या है, रेंडर पेस्ट से आप क्या समझते हैं, उसको परिभाषित करना है। पशुओं में प्लेग की बीमारी को रेंडर पेस्ट कहते हैं, पशुओं में प्लेग की बीमारी को रेंडर पेस्ट कहते हैं, जिससे 1890 के दशक में हजारों में अफ्रीका के पशु मर गए थे, जिससे स्थानीय लोगों की आजीविका और अर्थव्यवस्था पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा था। रेंडर पेस्ट क्या था, पशुओं में प्लेग की तरह बीमारी है, उसी को ही रेंडर पेस्ट कहते हैं। पशुओं में प्लेग की बीमारी को ही रेंडर पेस्ट कहते हैं, जिसे 1890 के दशक में हजारों अफ्रीका में पशु मर गए थे, जिससे स्थानीय लोगों की आजीविका और अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। इसे ही रेंडर पेस्ट कहते हैं। रेंडर पेस्ट पशु बीमारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, जालियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए। ये सभी प्रश्न आपका 3 नंबर का है, क्योंकि सेक्शन बी में आपका जो आपका 8 से 14 नंबर का जो 14 नंबर तक का जो प्रश्न था वह सभी 3 नंबर का होता है और सभी को लिखने पर 3 नंबर आपको मिलेगा। यहाँ पर आपका जालियांवाला बाग पर हत्याकांड पर टिप्पणी लिखना है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1 नंबर में आपका है, इसका पॉइंट देकर लिखा हुआ है, पॉइंट देकर आप भी लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर आपको मिलेगा। रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी और
सत्यपाल किचलू गिरफ्तार हो चुके थे। इस गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के बैसाखी पर्व के दिन अमृतसर में जालियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन किया गया था और अमृतसर के सैनिक प्रकाशक जनरल डायर ने इस सभा को अवैध घोषित कर दिया था, परंतु सभा हुई थी तब उसने वहां पर गोली चलवाई थी। इसमें सैकड़ों व्यक्ति मौत का शिकार हो गए थे। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका है, इस हत्याकांड के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने एक हंटर आयोग की स्थापना किया गया और उस आयोग की रिपोर्ट के बाद जनरल डायर को अनेक सम्मान दिए थे। इससे महात्मा गांधी असहयोगी हो गए थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाने का निश्चय किया गया था और इस तरह से आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड भारत के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटना है और इससे भारत भर में रोष की लहर फूट पड़ी थी। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर देखते हैं। वन्य जीव और कृषि फसलों में जो इतनी विविधता पाई जाती है उसे जैव विविधता कहते हैं। इनका हमारे लिए बड़ा महत्व है क्योंकि इनके द्वारा विविध प्रकार की आवश्यकताएं पूरी होती है। बहुत ही साधारण इसका उत्तर है। जैव विविधता क्या है? तो वन्य जीवन और कृषि फसलों में जो इतनी विविधता पाई जाती है उसे जैव विविधता कहते हैं। इनका हमारे लिए बड़ा महत्व है क्योंकि इनके द्वारा विविध प्रकार की आवश्यकताएं पूरी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका, भारत की संघ व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताएं। क्या प्रश्न बोल रहा है? भारत की संघ व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताइए। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। भारत की संघ व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता दोनों भारत और बेल्जियम की संघ व्यवस्था में गठन का तरीका का एक सा है, अर्थात यहाँ सबको साथ लेकर चलने की संगठनात्मक सरकार है, जहाँ राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली है। भारत की संघीय सरकार में बेल्जियम से अलग एक विशेषता, भारत में तीसरे स्तर पर बेल्जियम की भांति कोई सामुदायिक सरकार नहीं जो अलग अलग जातियों, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और भाषाई हितों की रक्षा करती हो। ये आपका इसका उत्तर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है, एक उदाहरण लिखें। हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है, एक उदाहरण लिखिए। इसका उत्तर हो गया आपका उत्तर होगा, हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण होती है, लेकिन यही विभिन्नताएं कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का काम भी करती है। विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग अपने समूहों की सीमाओं से भी समानताओं का अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए 1968 ईस्वी में मैक्सिको ओलंपिक में जो 2 अश्वेत खिलाड़ियों ने रंगभेद के खिलाफ असंतोष व्यक्त किया, तो एक गैर अश्वेत खिलाड़ी ने, अब नेक्स्ट उसका आगे का पार्ट देखते हैं। तो एक गैर अश्वेत जो है आपका, देखिए यहाँ पे हुआ क्या, उदाहरण फिर से हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं। 1968 ईस्वी के मैक्सिको ओलंपिक में जब 2 अश्वेत खिलाड़ियों ने रंगभेद के खिलाफ असंतोष व्यक्त किया, तो एक गैर अश्वेत खिलाड़ी दो अश्वेत खिलाड़ी जो है आपका नॉर्मल ने भी उनका साथ दिया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक विभिन्नता के बावजूद भी अश्वेत और गैर अश्वेत दोनों के रंगभेद की नीति का विरोध किया गया। यहाँ सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं ले सकी। चलिए इस प्रश्न का उत्तर आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 13 है, समर्थक ऋणाधार किसे कहा जाता है? समर्थक ऋणाधार किसे कहते हैं? उसका उत्तर देखते हैं। समर्थक ऋणाधार वह संपत्ति है जैसे भूमि, संपत्ति, गाड़ी, पशु,
बैंकों में पूंजी जिसका मालिक कर्जदार होता है अपने कर्ज देने के बदले में उधार कर्जदार से ऐसी गारंटी की मांग कर सकता है। ये आपका क्या है, समर्थक ऋणाधार का परिभाषा हुआ। समर्थक ऋणाधार वह संपत्ति है जैसे भूमि, संपत्ति, गाड़ी, पशु, बैंकों में पूंजी जिसका मालिक कर्जदार होता है अपने कर्ज देने के बदले में कर्जदाता से ही ऐसी गारंटी की मांग कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन। तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से भिन्न कैसे है, उदाहरण सहित व्याख्या करें। तृतीय क्षेत्र में जो क्रियाएं होती है वे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों में जो है द्वितीयक क्षेत्रों में सहायता करती है। तो उसको छोटा कर दे रहे हैं तो आंसर को, तब जाकर के पूरा दिखेगा। चलिए, तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से भिन्न कैसे है। तृतीय क्षेत्रक में जो क्रियाएं होती है वे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों में सहायता करती है। यह क्रियाएं अपने आप उत्पादन नहीं कर होता परंतु उत्पादक क्रियाओं की सहायता हो सकती है। उदाहरण के लिए प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों द्वारा किया जाने वाला उत्पादन ट्रकों या रेलों द्वारा अन्य स्थानों पर पहुंचाया जाता है। कभी कभी माल को गोदामों में भी रखा जाता है। अन्य व्यापारियों से टेलीफोन पत्रों द्वारा बात करके या बैंकों से रुपया उधार लेकर माल का भुगतान किया जाता है। यह सारे काम तृतीय क्षेत्र सेवा कार्य करता है, न कि उत्पादन कार्य, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तृतीय क्षेत्र को जो है आपका सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अब आपका जो 15 नंबर क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। यहाँ से आपका क्या है वो लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, क्योंकि सेक्शन सी का जो है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका जो 15 से आपका 19 नंबर तक होता है, जो आपको 5 प्रश्न रहता है, जिसमें से आपको कोई 3 क्वेश्चन को लिखना होता है। इसलिए आपको ये जो 15 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है। चलिए, अब देखते हैं इस प्रश्न को। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, 15 नंबर क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका पर टिप्पणी करें। राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका पर टिप्पणी करें। तो राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका पर टिप्पणी निम्नलिखित है। 1 नंबर में आपका पॉइंट है, पहला पॉइंट आपका, राष्ट्रवादी संघर्ष में सारे संसार में महिलाओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। दूसरा पॉइंट है, राष्ट्रवादी संघर्षों में यद्यपि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, फिर भी उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देने का मुद्दा विवादास्पद था। अब इसका तीसरा पॉइंट आपका है, महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए तथा राजनीतिक बैठकों में भाग लेना प्रारंभ किया। अब चौथा पॉइंट आपका है, परिणाम यह हुआ कि महिलाओं के प्रति उदारवादियों तथा शासकों के विचारों में परिवर्तन हुआ तथा महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अधिकारों का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस तरह से आपका 15 नंबर प्रश्न क्या हो गया, उसका उत्तर पूरा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न संख्या 16, भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताइए। चलिए, इसका उत्तर है आपका, सत्ता की साझेदारी के पक्ष में दिए जाने वाला तर्क। बहुत से राजनीतिज्ञों ने सत्ता के साझेदारी के पक्ष में अनेक तर्क दिए, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित है। पहला तर्क, 1 नंबर जो आपका तर्क है, युक्तिपरक कारण वे हैं जो बड़ी गहरी सोच पर आधारित होते हैं और जिन्हें लाभ हानि को सामने रखकर अपनाया जाता है। अब इसका जो अब नेक्स्ट जो आपका इसमें जो पॉइंट है आपका है, कॉम में आपका 3-4 पॉइंट है। अब पहला पॉइंट आपका, सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। दूसरा पॉइंट है, यह पक्षपात का अंदेशा कम करती है। तीसरा पॉइंट, विभिन्न विविधताओं को अपने में समेट लेती है। चौथा पॉइंट, सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, ख नंबर पॉइंट आपका है, नैतिक कारण क्या है,
नैतिक कारण। नैतिक कारण क्या आपका है? नैतिक कारण आपका कुछ लोगों ने नैतिक कारणों से भी सत्ता की साझेदारी का जोरदार समर्थन किया। पहला पॉइंट इसमें नैतिक कारण में साझी सरकारों में सत्ता का विभाजन से सभी सरकार में हिस्सा लेने वाले राजनीतिक दलों से पूर्ण न्याय हो जाता है। दूसरा पॉइंट, अल्पसंख्यक लोगों को भी अवहेलना नहीं होती, इसलिए उनके मन में कोई आक्रोश की भावना नहीं पनपती। तीसरा पॉइंट आपका, शक्ति के विकेंद्रीकरण से किसी भी सरकारी अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका से कोई अन्याय नहीं हो पाता और इस प्रकार केंद्र और राज्यों में भी शांति का वातावरण बना रहता है। चलिए अब नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है आपका, चौथा पॉइंट आपका, अंतिम पॉइंट, सबकी राय से किए हुए निर्णय सबको मान्य होते हैं क्योंकि वे सर्वसम्मति से ही लिए हुए होते हैं। चलिए इस पॉइंट से आपका ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपका पूरा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 17 नंबर प्रश्न है आपका। 17 नंबर क्वेश्चन आपका है, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस प्रकार नज़र रखता है, यह जरूरी क्यों है? ठीक है, उसका उत्तर आपका है, रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की आर्थिक गतिविधियों पर निम्नलिखित तरीके से क्या करती है, नज़र रखता है। अब पॉइंट नंबर 1, हर बैंक अपने पास जमा पूंजी की एक न्यूनतम राशि रखता है और रिजर्व बैंक इस बात का ध्यान रखता है कि प्रत्येक बैंक ने वह न्यूनतम राशि अपने पास रखती है या नहीं। अब देखिए, अब दूसरा पॉइंट इसका है, रिजर्व बैंक का जो आपका पॉइंट होता है, रिजर्व बैंक इस बात भी नज़र रखता है कि बैंक केवल लाभ कमाने वाली इकाइयों और व्यापारियों को ही ऋण नहीं दे रहे हैं, बल्कि वे छोटे किसानों, छोटे उद्योग चलाने वाले और छोटे ऋण प्राप्त करने वालों को भी ऋण दे ताकि जनसाधारण का कल्याण हो सके। आपका गो नंबर पॉइंट, तीसरा पॉइंट है आपका, तीसरा पॉइंट और अंतिम पॉइंट इस प्रश्न का, रिजर्व बैंक विभिन्न बैंकों से यह भी निरंतर जानकारी प्राप्त करता रहता है कि वे किन किन को कर्ज दे रहे हैं और यह कि ब्याज दर से किसी भी अन्याय न हो सके और कोई ठगा न हो जाए। अब इस प्रश्न के बाद यह एक पॉइंट के बाद यह प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न संख्या 18 है। प्रश्न संख्या 18 क्या आपका, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता को समझाइए। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता को समझाइए। तो इसका जो आंसर है, उत्तर है, इसका जो पहला पॉइंट है को में पॉइंट करके लिखा हुआ फर्स्ट पॉइंट आपका, रेलवे की अपेक्षा सड़कों का निर्माण लागत बहुत कम है। रेलवे की अपेक्षा सड़कों का निर्माण लागत बहुत कम है। अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ विभिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती है। अधिक ढाल प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती है। अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में भी सड़क मितव्ययी है। अब देखिए, इस तरह से आपका पाँचवा पॉइंट आपका, यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने वाले या उतारने वाले की लागत भी अपेक्षाकृत कम होती है। अब इसका छठा पॉइंट है, सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है, जैसे सड़कें, रेलवे स्टेशन, वायु व समुद्री पतनों को भी जोड़ती है। अब इस के बाद आपका अंतिम प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में क्या है, दिए गए भारत रेखा के मानचित्र में दर्शाना है कि चाय का उत्पादक क्षेत्र, कहवा उत्पादक क्षेत्र, तंबाकू का उत्पादक क्षेत्र और गन्ना उत्पादक और रबर उत्पादक। तो यह चीज़ आपको पता होना चाहिए कि चाय का उत्पादक किस क्षेत्र में होता है, गन्ना उत्पादक किस क्षेत्र में होता है, कहवा के लिए कौन सा क्षेत्र है और रबर उत्पादक, तंबाकू उत्पादक, इस तरह से आपको ये स्टेट पता होना चाहिए कि रबर उत्पादक के लिए कौन सा स्टेट है, गन्ना उत्पादक के लिए कौन सा स्टेट है, तंबाकू उत्पादक के लिए कौन सा स्टेट, कहवा के लिए कौन सा और चाय के लिए। तो इसलिए आपको इसके लिए आपको जानना होगा कि चाय कहाँ पे होता है, तंबाकू कहाँ पे अधिकतम होता है। इस आप यहाँ पे देखेंगे, हम बता दे रहे हैं इसका आंसर। इसको हम अलग से वीडियो लाएंगे, सेपरेट वीडियो, और आपको वहाँ पे आपको डिटेल वीडियो में आपका लेके आएंगे। सभी मैप को एक साथ हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। देखिए, गन्ना जो आपका, ये जो आपका गन्ना है, गन्ना आपका कहाँ हो रहा है, गन्ना आपका ये वाला भाग में क्या है, वो गन्ना हो रहा है। और इस तरह से आपको चाय के लिए कहाँ पर है, चाय के लिए आपका चाय वाला का ये वाला क्या है, चाय है, यहाँ पर चाय असम वगैरह में होता है। ये वाला तंबाकू के लिए कौन है, ये सब के लिए क्या है, ये सब तंबाकू है, ये वाला तंबाकू है। ये क्या है, रबर, रबर, ये सब में रबर है यहाँ पे क्या है। उसके बाद ये सब क्या है,
गन्ना। तो इस तरह से आपका ये आपको बताना होगा कि कौन गन्ना इसमें से क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। बस इसका हम अच्छा से वीडियो लाएंगे और आपको अच्छा से क्लियर कर देंगे कि तंबाकू के लिए पहले ये जानना होगा कि तंबाकू उत्पादक के लिए कौन सा यह है। इसके लिए अलग वीडियो हम लाएंगे, बहुत जल्द लाएंगे। मैप के लिए 5 सेट के बाद वो मैपिंग करा देंगे, जैसे आपका पूरा समस्या आपका समाधान हो जाएगा। चाय के लिए असम में होता है कहवा, सब जानना होगा कि चाय कहाँ कौन सा राज्य में अधिक होता है। कहवा के लिए कौन सा राज्य अधिक होता है कहवा का उत्पादन। तंबाकू उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है। गन्ना कहाँ, गन्ना के लिए उत्तर प्रदेश होता है। चाय के लिए आसाम होता है। और तंबाकू के लिए भी, और जैसे आपका रबर कहाँ होता है। इस तरह से आपको सभी राज्य का आपको ये पता होना चाहिए, तब जाकर आपको मैप में आपका बनेगा। और सबसे पहला बात तो आपको मैप में आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया का जो मैप है इसमें कौन सा स्टेट का जगह कहाँ। इसके लिए भी आपको ये भी हम वीडियो लाएंगे, जो आपको सबसे पहले तो आपको स्टेट का लोकेशन पता होना चाहिए कि किस स्टेट का लोकेशन कहाँ पर है। ये इंडिया का मैप है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे राजस्थान है, यहाँ पे झारखंड है, यहाँ पर मध्य प्रदेश है, इस तरह कर्नाटक है, इधर का है महाराष्ट्र है। तो इस तरह आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, तो जाकर आपका यह बनेगा। चलिए आज का वीडियो में इतना ही, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे नेक्स्ट सेट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।